11 दिसंबर 2023 को लेफ्टिनेंट कर्नल महिला बनारस के पुलिस कमिश्नर अशोक जैन के पास जाने के बाद कहती है कि मेरा एक व्यक्ति ने अश्लील वीडियो बनाया है और वो सोशल मीडिया पर उसको अपलोड करने की धमकी दे रहा है और यदि कुछ ऐसा होता है तो मेरे साथ बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। दरअसल यह महिला एक लेफ्टिनेंट कर्नल थी और वो किसी मर्द के साथ पहली बार शारीरिक संबंध बना रही थी। इसी बीच में उस व्यक्ति ने चालाकी से उसका वीडियो बना दिया। उस व्यक्ति ने चालाकी से उसके कुछ फोटो भी निकाल लिए और बाद में वह व्यक्ति लगातार धमकी देने लगता है कि अगर तुमने कुछ करने की कोशिश की तो मैं इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा और फिर ये वीडियो यदि वायरल हुआ तो इससे तुम्हारी ज़िंदगी में तबाही आ जाएगी। जैसे ही वायरल होने की बात आती है तो उस महिला अधिकारी की सांसें थम जाती हैं। आज की ये कहानी उस महिला अधिकारी की है जिसकी ज़िंदगी बिल्कुल बर्बादी के कगार पर पहुंच चुकी है। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं राजकुमार आज फिर हाजिर हूं एक और सच्ची घटना लेकर। ये सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के बनारस शहर की है। मैं बात कर रहा हूं 11 दिसंबर 2023 की। सुबह लगभग 10 या 11 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा जब सभी ऑफिसर अपने दफ्तरों में आकर बैठ रहे थे। इसी बीच में बनारस के पुलिस आयुक्त यानी कि पुलिस कमिश्नर साहब अशोक जैन, इनके पास एक आजमगढ़ जिले की तहसील लालगंज की रहने वाली एक लड़की आती है और आकर टाइम लेती है और कहती है मुझे आपसे बात करनी है। जैसे ही वह अंदर प्रवेश करती है और बताती है कि साहब मैं लेह लद्दाख यानी कि जम्मू कश्मीर में मेरी पोस्टिंग है और आर्मी में मैं लेफ्टिनेंट कर्नल हूँ और मेरे साथ जो है बहुत बुरा हुआ है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बात सुने और बात सुनने के बाद आप इसमें यथासंभव जो हो सके वो कार्रवाई करें। दरअसल वह महिला जो कर्नल थी वो बताती है कि इसी शहर में बनारस में एक थाना लगता है कैंट और काशीराज अपार्टमेंट में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम देवाशीष मुखर्जी है। देवाशीष मुखर्जी की पोस्टिंग भी जम्मू कश्मीर में ही होती है और ऐसे ही यह समय ड्यूटी के दौरान हम दोनों की मुलाकात हो जाती है। मिलते हैं, जब एक दूसरे का नाम जानते हैं, नाम जानने के बाद फिर यह बोलचाल के माध्यम से पता चलता है कि शायद किसी आसपास के इलाके का रहने वाला है। लड़की कहती है कि मैं आजमगढ़ के एक तहसील लालगंज की रहने वाली हूँ। लड़का कहता है कि मैं बनारस के एक इलाके का रहने वाला हूँ जो कि कैंट थाना क्षेत्र में आता है। दरअसल किसी दूसरे शहर में कहीं दूर जाकर जब कोई व्यक्ति मिलता है तो वह अपना सा लगता है और अपना लगने की वजह से ही वो दोनों एक दूसरे से दोस्ती करते हैं। बातचीत आगे बढ़ती है, उनकी दोस्ती बहुत गहरी होने लगती है। गहरी होने के बाद ही एक दूसरे से वे बहुत सारी बातें करते थे। बातें का ये सिलसिला धीरे धीरे बढ़ता है और इसी बीच में जो लड़का था यानी कि लेफ्टिनेंट कर्नल जो था देवाशीष, उसको छुट्टी मिल जाती है। छुट्टी मिलने के बाद वो अपने घर बनारस आता है और बनारस में अपनी माँ के साथ वो रहता है। इसी बीच में उस लड़की से भी उसकी बातचीत जारी थी। वो महिला लेफ्टिनेंट कर्नल जो थी उससे जब वो बातें करती थी तो उसको भी उसे कोई ऐतराज़ नहीं था। एक दिन वो उस लड़की से कहता है कि तुम घर आ जाओ और मेरी माँ से मुलाकात कर लो। लड़की मान जाती है और इसके लिए 21 मई 2023 का एक दिन तय किया जाता है। जब ये दिन तय होता है तो महिला अधिकारी जो होती है पास से ही का जो सबसे हवाई एयरपोर्ट था वहाँ से टिकट लेती है ताकि आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, और उस टिकट लेकर के सीधा वो फ्लाइट के सहारे अपने उस दोस्त से मिलने के लिए बनारस पहुंच जाती है।
जब वो बनारस पहुंचती है तो लेफ्टिनेंट कर्नल जो था देवाशीष मुखर्जी, वो उसका वहाँ पर इंतजार कर रहा होता है। जब वो वहाँ से मिलता है, दोनों की एयरपोर्ट पर बातचीत होती है। वो गाड़ी के सहारे उसे अपने घर तक लेकर जाता है। जब वो घर पहुँचता है तो लड़का जो देवाशीष है वो अपनी माँ से उस लड़की का परिचय कराता है और कहता है कि माँ, ये लड़की भी आर्मी में एक ऑफिसर है, ये एक लेफ्टिनेंट कर्नल है और मेरे साथ वहाँ पर काम करती है। जब माँ ने उस लड़की को देखा तो देखकर बहुत खुश होती है। माँ कहती है, बेटा तुम तो बहुत सुंदर हो, देखने में बहुत अच्छी लग रही हो। ये बात लड़की को बहुत अच्छी लगती है। तीनों साथ रहते हैं, खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जैसे ही रात होती है, तीनों अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। जब सोने के लिए जाते हैं, देर रात हो जाती है। देर रात में इसी बीच देवाशीष की आँख खुल जाती है। जब देवाशीष की आँख खुलती है तो वो उठने के बाद किचन में जाता है और अपने लिए कॉफ़ी तैयार करता है। वो एक नहीं 2 कॉफ़ी बनाता है। वो दोनों कॉफ़ी लेकर के जिस कमरे में वो लड़की लेटी हुई थी वहाँ जाकर के उस दरवाज़ा नॉक करता है। उधर से दरवाज़ा खुल जाता है और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो देवाशीष बोलता है कि मुझे नींद आ रही थी, मैंने सोचा कॉफ़ी पी लूँ और तुमसे बातचीत भी कर लूँ। जब दरवाज़ा खुलता है तो वो दरवाजे अंदर चला जाता है और दोनों बैठ करके कॉफ़ी पीते हैं। कॉफ़ी पीते पीते बातचीत करना शुरू करते हैं। बातचीत करते करते दोनों एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आने लगते हैं। परंतु जब उनकी नज़दीकियाँ ज़्यादा हो जाती हैं तो लड़की जो होती है वो उसको रोकती है और बोलती है कि अभी ये सब ठीक नहीं है, अभी हमारी शादी नहीं हुई है, अभी हमें शारीरिक संबंधों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि यह समाज के हिसाब से भी ठीक नहीं है और अभी घर में माँ भी है, यदि उन्हें पता चलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। परंतु जो कर्नल था, वो लड़का था, वो उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहता है और थोड़ा सा प्रेशर डालता है, परंतु लड़की इसका विरोध करती है। पर जब वो बताता है कि तुम तो माँ को भी पसंद हो और हम दोनों एक ही सेम प्रोफेशन में हैं, तो हमारी जातियाँ भी एक जैसी हैं, आने वाले समय में हम निश्चित रूप से शादी कर लेंगे और इसमें तुम्हें भी कोई ऐतराज भी नहीं होगा। इससे वो जो लड़की थी वो देवाशीष की बातों में आ जाती है और वो सब करने के लिए तैयार हो जाती है जिसके लिए देवाशीष जो चाहता था, यानी कि फिजिकल रिलेशन बनाना। वो दोनों काफ़ी वक्त तक समय बिताते हैं। वो उन सभी मर्यादाओं को ताक पर रख देते हैं जो कि समाज में गलत मानी जाती है कि शादी से पहले ये सब सही नहीं है। दिन निकलता है। दिन निकलने के बाद यह महिला अधिकारी इसकी माँ से बातचीत करती है, कहती है कि माँ, जितनी जल्दी हो सके आप हम दोनों की शादी कर दो। लेकिन जब बात शादी की आती है तभी वह महिला जो इस अधिकारी की माँ होती है वह कहती है, ठीक है, शादी करने में कोई ऐतराज नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हें शादी का पूरा खर्चा उठाना पड़ेगा क्योंकि तुम भी तो अच्छा पैसा कमाती हो। साथ ही हमारा एक फ्लैट है जो हम लेना चाहते हैं, जिसकी कीमत लगभग 80 लाख के आसपास है, तुम्हें उसका भी इंतजाम करना पड़ेगा। अब जैसे ही ये बात उस लेडी के मुंह से वो महिला अधिकारी सुनती है तो उसे बड़ा अजीब सा लगता है। उसे लगता है कि ये महिला किस तरह की बातें कर रही है, आज के इस दौर में दहेज की बातें कर रही है। इस बात पर कुछ कहा सुनी भी हो जाती है, लेकिन जो देवाशीष था, जो लड़का था, वो अपनी महिला दोस्त को समझाता है और कहता है कि देखो, तुम माँ की बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो, माँ बहुत पुराने ख्यालात की है, इस तरह की बातें कर रही है, तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दोनों दिन भर साथ घूमते हैं, बातचीत करते हैं, सारे दिन मौज मस्ती करते हैं। उस रात को थक कर फिर जब वो घर वापस लौटते हैं तो रात को उसको फिर वहीं रुकना था। ये दूसरी रात थी दोनों की। दोनों ने खाना खाया, बातें की,
खाना खाने के बाद दोनों अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर रात होती है, आशीष फिर से कमरे को नॉक करता है। वो दरवाज़ा खोलती है और फिर कमरे के अंदर आता है। कमरे के अंदर आने के बाद बातचीत होती है दोनों। आशीष फिर दोबारा से उससे फिजिकल होना चाहता है, परंतु लड़की जो है संबंध बनाने से मना करती है। वो उसे साफ इनकार कर देती है कि तुम्हारी माँ ने जिस तरह की बातें की हैं यह अच्छा नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि भविष्य में हमारी शादी हो पाएगी, तो हमें इसलिए ये सब नहीं करना चाहिए। अब हमारे बीच में कुछ होना है नहीं। तो लड़का जो था वो बहानेबाजी करता है और बोलता है, अरे तुम माँ की बातों से परेशान होने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग शादी करेंगे। और दूसरी रात भी इन दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनते हैं, फिजिकल रिलेशन होते हैं। इसी बीच जो देवाशीष था वो लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते समय मोबाइल से ये सब चीज़ें रिकॉर्ड कर लेता है। इस बात से जो वो लड़की थी वो गुस्सा होती है, लेकिन वो बोलता है कि ये हमारी याद के लिए ये हम रखेंगे। घर आने के बाद फिर शादी की बात की जाती है। शादी की बात पर भी इनमें इतनी ज़्यादा नाराज़गी हो जाती है कि माँ और बेटा मिल करके इस महिला अधिकारी की पिटाई कर देते हैं। जब वो पुलिस को फ़ोन लगाने की बात करती है तो देवाशीष को लगता है कि वो आर्मी में है और यदि पुलिस आ गई तो वो बुरी तरह फंस सकता है। इसलिए वह घुटनों के बल बैठ जाता है और अपनी दोस्त के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, उससे माफ़ी मांगने लगता है। कहता है कि जो हुआ वो हुआ, मैं तुमसे इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और मैं और तुम, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, हम दोनों शादी करेंगे, इसलिए इस बात को यहीं ख़त्म करो। परंतु लड़की जो होती है वो बहुत गुस्से में थी, क्योंकि उन्होंने जिस तरह का व्यवहार उसके संग किया था वो एक सभ्य समाज में किसी के साथ नहीं किया जा सकता। लेफ्टिनेंट कर्नल उस महिला अधिकारी के साथ अपनी गाड़ी में बैठता है और उसके बाद फिर उसे मंदिर ले जाता है। मंदिर ले जाने के बाद वो ठीक वैसे ही करता है जैसा कि बिल्कुल फिल्मों में दिखाया जाता है। अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है कि एक लड़का लड़की की मांग में सिंदूर भर देता है और शादी हो गई, गले में माला डाली और शादी हो गई। जी हाँ, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोनों मंदिर जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और भगवान को साक्षी मानकर दोनों एक दूसरे गले में वरमाला डालते हैं और उसकी मांग में सिंदूर भरता है और कहता है कि मैंने तुम्हें अब पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है, इसलिए अब आराम से जियो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लड़की को भी लगता है उस समय कि अब तो हमारी शादी हो गई है, और वो महिला भी, कर्नल जो थी महिला अधिकारी, वो भी कुछ समय के लिए शांत हो जाती है। लेकिन जब कुछ समय बीतता है तो उसके बाद वो अपने पति पर रजिस्टर्ड मैरिज करने का दबाव डालती है, परंतु जो कर्नल था देवाशीष, वो रजिस्टर्ड मैरिज के लिए तैयार नहीं होता है। वो इस बात को मानता ही नहीं है कि उनकी पहले शादी हुई है और वो अब दोबारा से अपनी शादी को रजिस्टर करना चाहते हैं। इस बात को लेकर के दोनों में कहासुनी हो जाती है। जब कहासुनी होती है तो देवाशीष बोलता है कि शायद तुम्हें यह नहीं पता कि तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं कि हम यहाँ काफ़ी समय से साथ में रह रहे हैं और मेरे और तुम्हारे बीच में जितनी बार भी संबंध बने हैं, मैंने उसकी वीडियो बना करके अपने मोबाइल में रख ली है, और यदि तुम ज़्यादा नौटंकी करोगी और मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं जितने भी वीडियो हैं, जितने भी फोटोग्राफ्स हैं, मैं सबको इनको सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा, और यदि मैंने ऐसा किया तो तुम्हें पता है तुम्हारी इज्जत को मिट्टी में मिलने में कुछ समय नहीं लगेगा। जब सोशल मीडिया पर अपलोड करने की बात आती है वीडियोज़ को, फोटोग्राफ्स को, तो लड़की के पाँव के नीचे ज़मीन निकल जाती है। उसको यकीन भी नहीं हो रहा था कि वो जिसे अपना पति मान बैठी है वो पति नहीं है, वो बल्कि उसके शरीर से अब तक खेल रहा था। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो वहाँ से तुरंत अपना सामान पैक करती है और इसकी पूरी जानकारी जो है कमिश्नर को जा करके बताती है। पुलिस कमिश्नर ने इस मामले गंभीरता से लिया। उसने जब जाके बताया कि वो एक कर्नल है और ऐसे ऐसे उसके साथ ये पूरी घटना घटी है, और वो तुरंत जो कैंट के एसएचओ थे प्रमोद कुमार पांडे, उनसे कहते हैं कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कीजिए। एफआईआर दर्ज करने के बाद ईमानदारी से इसकी जांच करिए
और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जैसे ये खबर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोगों को बहुत आश्चर्य होता है। लोग बोलते हैं कि इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग भी जब ऐसा करेंगे तो आम आदमी से क्या उम्मीद की जा सकती है, कम पढ़े लिखे व्यक्ति से क्या उम्मीद की जा सकती है। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको सचेत करना है कि किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है और विश्वास उसी पे करो जो विश्वास के लायक हो। खासकर उन लोगों पर जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हैं उन पर विश्वास करो। उन लोगों पर कभी विश्वास मत करो जिन्हें आप नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं। वैसे तो बिल्कुल साफ साफ जाहिर है कि महिला अधिकारी की भी इसमें लापरवाही कम नहीं होती। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।